नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजित कुमार झारिया है और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 31 अगस्त 2023 है और आज की महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। इसके साथ साथ में द हिंदू का एडिटोरियल वाला हिस्सा हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो इसकी जो शुरुआत हम करने वाले हैं वो मनरेगा के साथ में होगी। तो सबसे पहले हम मनरेगा के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि मनरेगा आखिर कंटिन्यू न्यूज़ में क्यों रहा है। तो मनरेगा जो स्कीम है, मनरेगा को हम स्कीम ना कह के हम कहते हैं इसको एक कानून, पार्टिकुलरली ऐसा कानून जो कि हमें काम की गारंटी देता है। कैसी गारंटी? यदि हम गांव देहात की तरफ में जाएंगे तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अनस्किल्ड लेबर होते हैं। अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। तो ऐसे अनस्किल्ड लेबर को कम से भी कम 1 साल में 100 दिन का रोजगार अवेलेबल कराया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि गांव में जो रहने वाले खेतीहर मजदूर हैं, किसान भाई लोग हैं, उनके लड़के बच्चे हैं, वे लोग शहरों की तरफ पलायन ना करें, उनको गांव में ही रोजगार मिल जाए और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ में इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि मनरेगा के तहत जो काम किए जाते हैं, जैसे कि तालाब का निर्माण किया गया है या फिर कोई सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, नहरें बनाई जा रही हैं, तो कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि वहाँ की ही गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। तालाब यदि खोद दिया गया है तो नहाने के काम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर उसके आजू बाजू में कुछ खेती हो सकती है, उसमें मछली का पालन हो सकता है। नहरें यदि खोदी जाती हैं तो नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से एसेट निर्माण का काम मनरेगा के अंतर्गत किया जाता है। मनरेगा के तहत यदि आपको काम की ज़रूरत है तो आप जाएंगे सरपंच के पास, उसको बोलेंगे कि मेरा जॉब कार्ड आप बनवा दो। आपका जॉब कार्ड बन गया है। इसके बाद भी यदि आपको 15 दिन के भीतर में काम नहीं मिलता है, रोज़गार नहीं मिलता है, तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। और भी इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि इसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 30% का रिजर्वेशन उनको दिया गया है। कम से भी कम आप 30% महिलाओं को काम दीजिए इसके माध्यम से। यदि काम जो लगा है वो अपने गांव से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। यदि आप काम करते करते चोट लग गई है, ठीक है, आप किसी प्रकार से विकलांग हो गए हैं या फिर आपकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी आपको मुआवजा मिलेगा। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ के अंतर्गत देखिए, मनरेगा में सरकार बहुत सारे संशोधन लेकर के आई है। संशोधन लाने का एकमात्र उद्देश्य ये है, मनरेगा के तहत फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा चलता है। फर्जीवाड़ा ऐसा चलता है कि जो व्यक्ति काम करने नहीं जा रहा है उसका भी फर्जी सिग्नेचर करके उसकी हाज़िरी बना दी जाती है और फिर लोग मिल कर के पैसा खाते हैं। आधा वो जिस नाम से चढ़ा रहे हैं उसके नाम कुछ उसको दे दिए, कुछ सरपंच सचिव ने रख लिए। इस प्रकार से मनरेगा में बहुत ज़्यादा धांधली चलती है। इस चीज़ को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड पर आधारित योजना चालू करी, मतलब मनरेगा में आधार सिस्टम चालू कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ और संशोधन देखेंगे जिसमें जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर वर्कर लोगों के साथ में फ़ोटो खींचकर अपलोड करना अनिवार्य हो गया था। लेकिन अभी तक देखा जाए ना, 41% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर अंडर द मनरेगास स्टिल अनप्रिपेयर्ड फॉर आधार बेस्ड वेज पेमेंट। अभी भी देखा जाए, लेकिन आधार बेस्ड सिस्टम ला रही सरकार, अच्छी बात है, लेकिन जॉब कार्ड होल्डर का 41% हिस्सा ऐसा है जो कि आज के टाइम में भी आधार बेस्ड सिस्टम के लिए तैयार नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस प्रकार से आधार पर आधारित जो पेमेंट सिस्टम है मनरेगा का, उसको बढ़ा दिया है या फिर उसकी डेट को बढ़ा दिया है।
इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो कावेरी नदी बेसिन से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर कावेरी नदी को लेकर के हमेशा से ही विवाद चलते आ रहा है। ये विवाद आज के टाइम का नहीं है, विवाद अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। जब भी कोई नदी एक राज्य से होते हुए दूसरे राज्य में जाती है तो जाहिर सी बात है इसके पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कि एक रिवर है कावेरी, कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु जा रही है, तमिलनाडु से होते हुए पुदुचेरी और पुदुचेरी के बाद ये बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिरा रही है। कर्नाटका ने क्या काम किया है, यहाँ पर बहुत सारे डैम बना के रखा है। डैम बनाने का उद्देश्य है पीने की पानी की व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना। इन सब कारणों के चलते चलते कर्नाटका ने कावेरी रिवर के ऊपर डैम बनाए। लेकिन तमिलनाडु इसका विरोध करता है। तमिलनाडु का कहना है कि यदि कर्नाटक ऐसे डैम बनाता है और हमारे लिए पानी रिलीज़ नहीं करता है तो पानी की जो मात्रा है वो हमारे लिए कम हो जाएगी। हम कैसे करके सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, कैसे करके पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे अपने किसान भाई लोगों को, ऐसा तमिलनाडु सरकार का कहना है। और ये जो केस है पार्टिकुलरली देखा जाए ना तो कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी इसके लिए जो अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसके पास जाते रहता है। कर्नाटका ने वाटर को रिलीज़ करना चालू कर दिया है CWMA के डायरेक्टिव के हिसाब से। तो अभी जो क्यूमुलेटिव आउटफ्लो है कृष्ण राजा सागर एंड काबिनी रिजर्वायर से पेक्ड एट अराउंड 6398 क्यूसिक। कर्नाटका फार्मर लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर रिलीज टू तमिलनाडु सिटिंग ड्रॉट इन कावेरी बेसिन। अभी तक देखा जाए कितना पानी रिलीज़ किया गया है तो वो आप देख सकते हैं 6398 क्यूसेक पानी रिलीज़ किया गया है। लेकिन कर्नाटक के जो फार्मर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है। उनका कहना है कि ऑलरेडी से यहाँ पर सूखा पड़ रहा है और आप कैसे तमिलनाडु को पानी रिलीज़ कर सकते हैं। तो कावेरी विवाद को लेकर के एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। ये पानी की देखरेख करती है और वाटर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं इनको सुनने का ये काम करती है। कृष्ण राजा सागर रिजर्वायर की बात करें, ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कावेरी वास एट द रेट ऑफ 4398 क्यूसेक और इसका जो इनफ्लो है वो 2300 क्यूसेक है वेडनेसडे मॉर्निंग में। The rate of outflow was 2292 cubic at 8 p.m. on Tuesday, but the outflow was stepped up from around 11 p.m. तो शुरू में इतना पानी छोड़ा गया, इसके बाद में धीरे धीरे टाइम होते गया तो इसका जो फ्लो है उसको बढ़ाते गए हैं। तो ये जो अथॉरिटी बनाई गई है इसने ट्यूसडे के दिन दिशा निर्देश जारी करे थे कर्नाटका को कि आप इंश्योर करिए 5000 क्यूसेक ऑफ वाटर एट बिली गुंडुलू ऑन द इंटर स्टेट बाउंड्री एवरी डे अप टू 12 सितंबर। कहा जा रहा है कि बिली गुंडलू में इंटर स्टेट बाउंड्री है जो कि प्रत्येक दिन आपको 12 सितंबर तक 5000 क्यूसेक पानी छोड़ते रहना है। इसके बाद भारत और चाइना के रिलेशन की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट है वो सॉल्व होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। भारत ने क्या काम किया है, अरुणाचल प्रदेश जो कि विवाद का हिस्सा बन गया है भारत और चाइना के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में भी भारत ने G20 की मीटिंग रख दी है। अब चाइना का इधर दिमाग ख़राब हो गया, चाइना कहता है कि नहीं अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है। अब हम एक काम करते हैं, एक नया मैप जारी करते हैं और इस मैप में हम क्या क्या चीज़ दिखाएंगे। इसमें अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चिन को, इसके साथ साथ में एंटायर जो साउथ चाइना सी है ये पूरा का पूरा चाइना के अंडर में आता है, ऐसा मैप उसने जारी किया है। लेकिन देखिए भारत की तरफ से उतना ज़्यादा कोई विशेष प्रोटेस्ट जाहिर नहीं किया गया है। कड़ा विरोध जताया जरूर गया है शब्दों के माध्यम से, लेकिन देखने में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि शायद कोई कदम उठाया गया है भारत की तरफ से जिससे चाइना को एक संकेत जाता। जबकि ये जो टेरिटरीज हैं पहले भी चाइनीज़ मैप में दिखाई गई थी, लेकिन ये जो नया पब्लिकेशन है न्यू दिल्ली
इसको अननेसेसरी मूव मान रही है, विल ओनली फर्दर कॉम्प्लिकेट ऑलरेडी टेंस रिलेशन पार्टिकुलरली ओवर द बॉर्डर इशू। ऑलरेडी से बॉर्डर से रिलेटेड इशू चल रहा है और यदि चाइना इस प्रकार के कदम उठाता है तो जाहिर सी बात है हमारे जो रिलेशन हैं वो बिगड़ते ही जाएंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। WCS इंडिया रिपोर्ट फ्लैग्स इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बोआ। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो एक जो रेड सैंड बोआ है सांप की ही एक कैटेगरी है, इसका इलीगल तरीके से ट्रेड हो रहा है। इस बात का उल्लेख किया गया है एक रिपोर्ट में। एक रिपोर्ट है जिसको जारी किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने पॉइंट आउट किया है कि 172 इंसिडेंट ऑफ सीजर ऑफ रेड सैंड बोआ सिंस 2016 से लेकर के 2021 तक। तो ये जो रेड सैंड बोआ है 172 इंसिडेंट अभी तक ऐसे हुए हैं जिसमें 2016 से लेकर के 2021 तक हमने इस जीव को सीजर किया है। इस रिपोर्ट की यदि हम बात करें जो कि संकलित करी गई है काउंटर वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग यूनिट ऑफ WCS इंडिया के द्वारा, इसका टाइटल रखा गया था इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बोआ इन इंडिया 2016 से लेकर के 2021। हमने डॉक्यूमेंटेड किया था 172 यूनिक मीडिया रिकॉर्ड्स को, इसमें इन्वॉल्विंग है इलीगल सैंड बोआ ट्रेड फ्रॉम जनवरी 2016 से लेकर के दिसंबर 2021 तक इंडिया में। इनमें से 15 केसेस ऐसे हैं इंक्लूडेड सैंड बोआस एलोंगसाइड अदर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विथ 157 रिकॉर्ड टॉकिंग ओनली अबाउट सैंड बोआ स्पीसीज। तो देखा जाए कुछ केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें अन्य जीव जंतुओं के साथ में ट्रेड हो रहा है और 157 केस ऐसे मिले हैं जिसके अंतर्गत आप देखेंगे खाली इसी अकेले की ट्रैफिकिंग की जा रही है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कि इसको IUCN की किस लिस्ट में शामिल किया गया है। रेड सैंड बोआ को क्लासीफाई किया गया है एज ए नियर थ्रेटन्ड स्पीसीज बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में इसको डाला गया है और इसकी जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है। मोस्ट ऑफ देयर हैबिटाट रेंजेस, हैबिटाट लॉस के चलते चलते ऐसा हमको देखने को मिला है। इतना ज़्यादा इसकी तस्करी क्यों हो रही है, इसका ट्रेड आखिर क्यों हो रहा है? तो ये जो रेड सैंड बोआ होता है इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल स्पीसीज इन द इलीगल ट्रेड मार्केट। इसकी डिमांड है पेट ट्रेड में, इसके साथ साथ में इसका यूज़ किया जाता है ब्लैक मैजिक के लिए। ऐसा कहना है निर्मल कुलकर्णी का जो कि सीनियर कंसल्टेंट है। ये रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि जो इलीगल ट्रेड है सैंड बोआ का इज़ लाइकली प्रिवलेंट अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में इसका इलीगल ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है विद कंसंट्रेशन इन की एरिया सच एज महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश वेयर ट्रेडर मेनली डील इन लाइव स्पीसीज। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर इनकी ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है और ये जो ट्रेडर लोग रहते हैं वो जीवित स्पीसीज की ही डील करते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली सेफ्टी से रिलेटेड बात यहाँ पर बताई जाती है कि कैसे करके हम हमारी ट्रेन के पैसेंजर को सेव करके रख सकते हैं। पार्टिकुलरली जो आग लग जाती है ट्रेन के डिब्बों में, इसको हम कैसे करके रोक सकते हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो सरकार का कहना है कि देखिए हम हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है ना इनमें भी कुछ सुधार करना चाहते हैं और इस सुधार के अंतर्गत हम चाहते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है इसमें हम सेफ्टी सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी सिस्टम की यहाँ पर बात करी जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा, ताकि एक्सीडेंट जो होते हैं, डेथें जो होती हैं उसको कम किया जा सके। इंडियन रेलवे कुछ एक्सपीडिटियस
एक्सपीडिशियस इंस्टॉलेशन करने वाला है 3 टाइप का फायर सेफ्टी सिस्टम ऑन ऑल टाइप ऑफ पैसेंजर कोचेस। पैसेंजर कोचेस में जितने भी प्रकार के कोच लगे हुए हैं उनमें फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया जाएगा और ये 3 टाइप का रहेगा। इस डिसीजन के माध्यम से क्या है, हम फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड अप करना चाहते हैं हमारी ट्रेन सिस्टम में। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्स, रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जनरल मैनेजर ऑफ ऑल जोनल रेलवे को कि आप जो है एक्सपीडिशियसली मतलब शीघ्रता से कंप्लीट करिए इस प्रोसेस को, जिसके अंतर्गत फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम आप लगाएंगे एसी वाले कोच में, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम आप लगाएंगे पेंट्री कार में, एंड पावर कार्स एंड फायर एक्सटिंग्यूशर नॉन एसी कोचेस में आप लगाएंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए मदुरई में जो आग लगी थी, इसके चलते चलते जो लोगों की जानें गई थी, इसको देखते हुए ठीक है कम से भी कम 9 लोग जो थे ना वो झुलस गए थे। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ की तरफ से अलग अलग रेगुलेशन प्रस्तुत किए गए हैं। पार्टिकुलरली हम एशिया की बात करें या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने कुछ अलग टाइप से रेगुलेशन लेकर के आए हैं, और इंडिया की तरफ से जो रेगुलेशन लाया जा रहा है उसमें क्या चीज़ होना चाहिए, इस चीज़ को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, मशीन में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग डाली जाती है ताकि उसके भीतर इंसानों की तरह सोचने की, काम करने की कैपेसिटी हम पैदा कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग आप अपने मोबाइल से ही शुरुआत कर सकते हैं। मोबाइल में जब आप एक वर्ड टाइप करें तो अगला वर्ड अपने आप आ जाता है। यूट्यूब में जब आप कोई चीज़ सर्च मारते हैं, एक बार यदि आपने कोई मोबाइल फ़ोन आपको पसंद आया है, उसके कैमरा की आपको देखना है कि कैमरा कैसा है, इसके बाद अपने आप उसी प्रकार के वीडियोस सामने आना चालू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही संभव हो पा रही हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमसे हमारे डाटा को लेता है, इसके बाद में उसको प्रोसेस करता है और अपने यूज़ करता है। कुल मिलाकर के हमारे डाटा का यूज़ करके कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कई सारी जो वेबसाइट हैं आज के टाइम में आप देखेंगे चैटबॉट का इस्तेमाल करने लग गई हैं। चैटबॉट का इस्तेमाल करने लग गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप कोई होटल जाते हैं तो शुरू में ही आपके को रिसेप्शनिस्ट मिल जाएगा। वो आपसे पूछेगा किस प्रकार का आप कमरा लेना चाहते हैं, क्या आपका बजट है, आपको एसी वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जब भी आप कोई वेबसाइट में एंट्री करेंगे और आप उस वेबसाइट में कोई चीज़ों को पता करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप योनो एसबीआई चलाते हैं और योनो एसबीआई के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ों का पता करना है, जैसे एफडी कैसे करना है, लोन को कैसे करके आप जल्दी पटा सकते हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप योनो के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको एक चैटबॉट के माध्यम से क्या होगा, तुरंत जानकारी मिल जाएगी। चैटबॉट में आप टाइप करिए, मैसेज कर दीजिए उसको, वो तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि कुछ जो लिमिटेड क्वेश्चन है उसका ही वो जवाब दे, या फिर उसमें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हम कर दें कि वो इंसानों की तरह सोच समझ करके आपका उत्तर दे पाए। तो आर्टिफिशियल क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यदि मशीनों के द्वारा कोई इंटेलिजेंस प्रस्तुत किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है क्रिएटिंग कंप्यूटर और मशीन एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग। जितना
इंसान चतुर है, चालाक है, उतनी ही चतुर और चालाक यदि हम मशीनों को बना पाएँ, ऐसा कंप्यूटर साइंस, ऐसी ब्रांच, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इस टर्म को कॉइन किया गया था, या फिर इस टर्म को गढ़ा गया था 1956 में जॉन मैकार्थी के द्वारा एट द दारमाउथ कॉन्फ्रेंस, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। It is a simulation of human intelligence processes such as learning, reasoning, self correction by machines। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल करी जाती हैं, जैसे कि लर्निंग जो है कुछ नियम कानूनों के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को गेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसके बाद रीजनिंग है, इसमें कुछ रूल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अप्रॉक्सीमेट या फिर डेफिनेट कंक्लूज़न तक हम पहुंच सकें। यहाँ पर ये जो एडिटोरियल लिखा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे करके रेगुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। इसमें कंपेयर करने की कोशिश करी जाती है कि एशियन कंट्रीज़ या फिर जो पूरब में जो लोकेटेड देश हैं वो किस प्रकार से रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी तुलना करी जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में, यूरोपियन कंट्रीज़ कितना आगे बढ़ पाए हैं और कौन कौन से कदम उनकी तरफ से उठाए गए हैं। वहीं यदि हम अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें तो वो सोच ही रहा है कि कैसे करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेंगे। अभी रिसेंटली में जो ग्रेटेस्ट एडवांसेस हम देखे हैं रेगुलेशन ऑफ एआई में, ये हमें देखने को मिला है यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, कनाडा, जापान और आज के समय में चाइना भी इसमें आगे बढ़ा है। कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में, या ब्राज़ील है, यूके है, विच शैल बी रिफर्ड टू hereafter as Western system, have adopted regulation measures with differences which on a closer study are superficial। कुल मिलाकर के यहाँ ये जो लाइन लिखी गई है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अलग अलग कंट्रीज़ ने रेगुलेशन लेकर के आई है। ईयू, ब्राज़ील और यूके का जो सिस्टम है, इसको हम वेस्टर्न सिस्टम बोल रहे हैं। इन्होंने रेगुलेटरी मेजर्स को एडॉप्ट किया है और इसमें हमें कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को ज़रूर मिल जाते हैं और इसका हमें अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ रेगुलेशन लाए गए हैं जापान एंड चाइना के द्वारा। फंडामेंटली ये डिफरेंट माने जाते हैं उस वेस्टर्न सिस्टम से। वेस्टर्न सिस्टम की यदि हम बात करें, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, ये पिरामिड बन गया है। सबसे नीचे में मिनिमल रिस्क है, फिर लिमिटेड रिस्क है, हाई रिस्क है और अनएक्सेप्टेड रिस्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत थोड़ा बहुत रिस्क, उसको कैसे करके डील करेंगे, इसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। लिमिटेड रिस्क के लिए ट्रांसपेरेंसी वाले ऑब्लिगेशन रहेगी, ठीक है, जैसे कि आई एम ए रोबोट। हाई रिस्क के अंतर्गत कन्फर्मिटी असेसमेंट किया जाएगा और अनएक्सेप्टेबल रिस्क बिल्कुल भी ज़्यादा मना किया गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ यदि कर रहे हैं तो ऐसा ना हो आप किसी को हैक कर ले रहे हैं, किसी के बैंक का पैसा उड़ा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी का शोषण किया जा रहा है, किसी महिला का शोषण किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अनएक्सेप्टेबल रिस्क के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आ सकता है, जैसे कि सोशल स्कोरिंग, मास सर्विलांस, मैनिपुलेशन ऑफ बिहेवियर काजिंग हार्म। आप यदि किसी का बिहेवियर चेंज कर दे रहे हैं और इससे नुकसान पहुंच रहा है तो ये अनएक्सेप्टेबल रहेगा। हाई रिस्क के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विसेज, सेफ्टी कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स, लॉ इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ें हाई रिस्क के अंतर्गत आ जाती हैं। लिमिटेड रिस्क में हम देखेंगे इम्प्रिजनरेशन, इम्पर्सनेशन, चैटबोट, इमोशन रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन, डीप फेक, ये सारी चीज़ें जो है लिमिटेड रिस्क के अंतर्गत आती हैं। वेस्टर्न मॉडल जो बनाया गया है वो रिस्क पर आधारित अप्रोच को फॉलो करने का काम करता है। पहले नंबर की बात यह है, लॉ मेकर ने क्रिएट किया है एक पिरामिड ऑफ रिस्क को एंड आइडेंटिफाई किया है रिस्क पोज्ड बाय एवरी टाइप ऑफ एआई बेस्ड एप्लीकेशन।
जहाँ कहीं भी इसका इस्तेमाल हो रहा है तो उससे कितना ज़्यादा रिस्क है और कहाँ कहाँ पर रिस्क है, इसके बारे में बात करी जाती है। इसको हम 4 कैटेगरी में बांटे हैं। अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, हाई रिस्क है, लिमिटेड रिस्क है एंड लो रिस्क है। वहीं यदि हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील ने भी फॉलो किया है एक सिस्टम को जिसके अंतर्गत उसने रिस्क की कैटेगरी बनाई है एंड रेगुलेशन टू एड्रेस दोज रिस्क। इसके बाद उन रिस्क को एड्रेस करने की बात करी जाती है। इसने स्ट्रिक्ट गवर्नेंस के उपाय करे हैं विथ बाय ऑल एआई एप्लीकेशन। जहाँ कहीं भी एआई का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपको कठोर मेज़रमेंट अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी। कनाडा की यदि हम बात करें, कनाडा ने भी सिमिलर पैटर्न को अपनाया है। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है एक्टिविटीज़ को जिनको प्रोहिबिट किया गया है एंड क्लियर रेगुलेशन लाए गए हैं कैसे करके एआई बेस्ड एप्लीकेशन को काम करना चाहिए। जापान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जापान की गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड इनोवेशन स्ट्रेटजी प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से फ्रेम किया है कुछ नियम कानून को। इनको जो है सोशल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक एआई बोला जाता है। इसको पब्लिश किया गया था जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2019 में एंड मैनिफेस्टिस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एआई एक्स कैपेबल सोसाइटी। और यहाँ पर जो है एआई कैपेबल सोसाइटी के बेसिक प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं इसको प्रकट किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट की यदि हम बात करें, यहाँ पर 7 सोशल प्रिंसिपल बताए गए हैं दैट सोसाइटी एंड स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट व्हेन डीलिंग विद एआई। एआई को यदि आप डील कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो सोसाइटी और स्टेट को कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि ये ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करे, डाटा प्रोटेक्शन का ध्यान में दिया जाए, इंश्योरिंग सेफ्टी, फेयर कंपटीशन रहे, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा इनोवेशन के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा चाइनीज़ जो रेगुलेशन लाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि हम जो है आर्टिकल 4 की लाइन को ओपनिंग करेंगे इन रेगुलेशन से रिलेटेड, तो इसमें कहा गया है कि जो प्रोविज़न है एंड यूज़ ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज सेल बी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यदि चाइना में किया जा रहा है तो वो रूल के द्वारा अबाइड है, रूल और कानूनों से वो बंधा हुआ है। इसके साथ साथ में उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सोशल मोरालिटी एंड एथिक्स को एंड अबाइड बाय द फॉलोइंग प्रोविजन। और इस प्रकार से जो प्रोविज़न किए गए हैं इससे वो नियम कानून से बंधा हुआ है। वहीं यदि हम वेस्टर्न सिस्टम और ईस्टर्न सिस्टम की बात करें, 1930 में जो प्रोफेसर नॉर्थरोप ऑफ येल लॉ स्कूल हैं, इन्होंने अंडरटुक किया था वेरी अंडरस्टैंडिंग स्टडी ऑफ लीगल सिस्टम ईस्ट एंड वेस्ट। इन्होंने फोकस किया था इंडियन लीगल सिस्टम का एंड उनका जो कैलकुलेशन है वो आउटलाइन किया गया है नीचे एंड वेरी एप्ट टू अस एज वेल एज। तो ज़्यादा कुछ यहाँ से समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ यहाँ पर लिख दिया है और क्यों लिखा है आखिर इसको। हम जो है उस थ्योरीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनाई है। तो ये जो लीगल सिस्टम बनाया गया है ये प्रीसियसली, तो जो कुछ भी किया जा रहा है सोशल ऑर्डर के माध्यम से ह्यूमन के द्वारा एंड प्रिस्क्राइब्स द पेनाल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लायंस देयरविद। यदि आप कंप्लाई नहीं करोगे नियम कानून को तो पेनाल्टी का प्रावधान है। वहीं अदर हैंड की बात करें, ईस्टर्न और ओरिएंटल लीगल सिस्टम की बात करें, इसमें क्रिएट किया गया है रूल्स ऑफ लॉ थ्रू इंस्टीट्यूशन बना करके इस चीज़ को कंट्रोल करने की बात करी जाती है। तो कानून की अंतर्निहित नैतिकता को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट सहज रूप से अपने लिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त साधन निर्धारित करते हैं। अब हमारे देश की यदि हम बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इसके लिए जो है इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया गया है और ये ही अंडरलाइन करते हैं इसकी मोरालिटी को। तो यहाँ पर
और इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम पर आधारित एआई हमारे देश में जो यूज़ होगी उसको रेगुलेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ फॉर इंडिया टू फ्रेम इट्स रेगुलेशन, और ये भारत के लिए अच्छा रहेगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के बनाए गए नियम कानून हैं उसकी कॉपी कर लें एंड फ्रेम लेंथी रेगुलेशन विथ लेबिरिंथाइन लेबिरिंथाइन प्रोसीजर। लेबिरिंथाइन का मतलब होता है भूल भुलैया वाली प्रोसीजर एंड प्रोक्रेस्टियन पनिशमेंट। या फिर आप क्या काम करेंगे, पनिशमेंट मतलब विलंबित वाला जो पनिशमेंट प्रोविज़न लेकर के आएंगे। तो दो में से हमें चीज़ों को चयन करना है। नीति आयोग ने हाल फिलहाल में देखा जाए तो सर्कुलेट किया था 3 डिस्कशन पेपर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन से रिलेटेड हैं। इन सभी में रेफरेंस दिया गया था केवल एआई रेगुलेशन का, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अंतर्गत क्या है ना, आइडेंटिफाई किया जाएगा सिस्टमेटिक कंसिडरेशन प्रिवलेंट अमंग एआई सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे पहले जो सिस्टमेटिक कंसिडरेशन है उसको आइडेंटिफाई यहाँ पर किया जाएगा एंड आइडेंटिफाई किया जाएगा उन प्रिंसिपल्स को जिनका यूज़ हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई कंसिडरेशन को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ये वाला एडिटोरियल भारतीय न्याय संहिता के क्लॉज 69 से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए केंद्र सरकार का कहना है अंग्रेज़ों के ज़माने की जो बनाई गई कानून की व्यवस्था है अब वो बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के बढ़ते हुए भारत के हिसाब से ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने जो है नियम कानून में कुछ सुधार किए हैं। जैसे कि इंडियन पेनल कोड 1860, इसको रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के माध्यम से। इसमें जो है इट विल हैव 356 सेक्शन, पहले 511 सेक्शन हुआ करते थे। सेक्शन 175 को संशोधित किया जाएगा एंड 8 सेक्शन को ऐड किया गया है और 22 सेक्शन को रिपील्ड किया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया है। फिर सरकार कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को भी ख़त्म करके भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा 2023 लेकर के आई है। यहाँ पर 533 सेक्शन रहेंगे, पहले 478 हुआ करते थे। 160 नंबर का जो सेक्शन है उसको चेंज किया गया है, 9 सेक्शन ऐड किए हैं और 9 सेक्शन डिलीट किए गए हैं। फिर सरकार इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह में भारतीय साक्ष्य बिल 2023 लेकर के आई है। इसमें 170 सेक्शन है, पहले 167 हुआ करते थे और 23 में चेंज किया गया है, 1 सेक्शन ऐड किया गया है और 5 जो सेक्शन है उनको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर एक नया जो क्लॉज हम देखेंगे वो है क्लॉज 69 का। क्लॉज 69 ये कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ में संबंध बना रहा है और उसकी सहमति भी है, इसके बाद उसने बाद में शादी करने से मना कर दिया, तो वो बोल रहा है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, अदर जाति में शादी नहीं करेंगे, वो उसने शादी के लिए मना कर दिया, इस कंडीशन में उस लड़के को जेल होगी। ऐसे प्रावधान, ऐसे नियम कानून भारत सरकार लेकर के आई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए ना, जो सेक्सुअल इंडिपेंडेंस है महिलाओं की, संबंध बनाने की जो उनकी स्वतंत्रता है वो यहाँ पर प्रभावित होती है। घर वाले ये चाहते हैं कि लड़की शादी के पहले संबंध ना बनाए और यदि ये बात आजू बाजू में समाज में पता चलती है तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है और इसी के चलते चलते फिर उनको मजबूरी में उस लड़की की शादी करना पड़ जाता है। वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो लड़की है हमारे कंट्रोल में रहे, कम से कम शादी के पहले तो कोई उंगली ना उठा सके, कोई बोल ना सके कि तुम्हारी लड़की ऐसी है। इसके लिए क्या काम कर देते हैं, वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे
और आरोप लगाया जाएगा सेक्सुअल असाल्ट का, रेप का, उस लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर राइटर का कहना है इससे जो महिलाओं की स्वतंत्रता है, अपने शरीर के ऊपर जो महिलाओं की स्वतंत्रता है, वो चीज़ यहाँ पर प्रभावित होती है। बहुत सारे डिसीजन ऐसे आए हैं जिसमें ज़्यादातर जो है लड़के वाले का जो पक्ष है वो मजबूत हो जाता है। मजबूत ऐसे हो जाता है कि देखिए, उनका कहना है मतलब जो लड़के के पक्ष में जो सुनवाई आई है उसमें ये कहा गया है कि यदि लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, एक चीज़ ये हो गई, इससे वो बाहर निकल गया। दूसरी नंबर की चीज़ ये हो जाती है, लड़की को पता है फिर भी वो संबंध बना रही है। लड़की को ये पता है कि हम जो है एक दूसरे के कास्ट अलग अलग है, हमारी कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग है, इसके बाद भी संबंध बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ है कि लड़की की सहमति है, और जहाँ कहीं भी सहमति है वहाँ आप समझ लेना कि रेप का सेक्शन हटा दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हम बहुत सी जगह ऐसी देख रहे हैं कि कई सारे हाई कोर्ट ने, जैसे कि यदि कोई लड़की जो है 18 साल से कम उम्र की है, उस लड़की के साथ में यदि रिलेशन बनाया जाता है किसी लड़के के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा, तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन यदि लड़की कोर्ट में ये कह दे कि इसमें मेरी सहमति थी, तो उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, या फिर उसके ऊपर जो है रेप का चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे प्रावधान किए गए हैं और हाल फिलहाल में से बहुत सारे डिसीजन हमको देखने को मिल गए हैं।